हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी स्पेशल परीक्षा वाणी का ये 22 एडिशन। इस एडिशन के अंतर्गत बात की जाए तो अभी हम अध्याय 9 तक पहुंच गए हैं। अध्याय 9 में हम आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक तत्वों के बारे में। आज के इस टॉपिक को कवर किया जाएगा, तो आप सभी इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमारे 9 तक पहुंच गए हैं। आशा करते हैं कि आपने 8 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए। इसकी पीडीएफ के लिए आपको जो आप सभी का आ रहा है, तो इसके लिए आप मेंबरशिप वाले ऑप्शन में जाएं। वहां ऑल पीडीएफ का सेक्शन है, उसको ज्वाइन करें तो आपको एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा। उस अलग ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो पीडीएफ का आपका वही अवेलेबल होगा, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करें और आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ हमने यूपीपीसीएस और यूपी आरओ के लिए एक रिवीजन श्रृंखला चलाई हुई है, तो उसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी, जिसमें हमारे खुद के हैंड रेटिंग नोट्स हैं जो हमने खुद बनाए हुए हैं। वो नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल होंगे। और भी जितने पीडीएफ हैं आपको, जैसे कि मैं कभी कभी आपको करंट अफेयर का भी जो अपडेट आया होता है तो वो देते हैं, या फिर जो भी आपकी जो नया अपडेट होगा तो सबसे पहले मेंबर्स को दिया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक तत्वों में आपका आता है सांस्कृतिक संस्थान एवं अकादमी। सांस्कृतिक तत्व शास्त्रीय संगीत कला, गायन संगीत कला, लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य कला, लोक नृत्य कला, शास्त्रीय नाट्य कला, लोक नाट्य कला, उत्तर प्रदेश के मेले, प्रमुख वार्षिक उत्सव, महोत्सव, चलचित्र और फिल्म। तो ये सब हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे और इसके बाद हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो प्रश्न आज की श्रृंखला के अंतर्गत काफी सारे हैं। तो इन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। चलिए, तो इस सेशन की शुरुआत करने के पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक तत्वों में एक इसकी पृष्ठभूमि को, कि इसकी पृष्ठभूमि क्या कहती है। फिर उसके बाद पूरे टॉपिक को कवर किया जाए। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ब्रज, अवध, भोजपुरी, बुंदेलखंड, रोहिलखंड आदि क्षेत्र स्थित है। आपके पहले चैप्टर की पीडीएफ हमने अवेलेबल करा दी है। पहले चैप्टर की आपकी टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा करके जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपकी फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ और सभी चैप्टर की आपको पीडीएफ उसमें दी जाएगी। और भी जितनी पीडीएफ हमारे द्वारा दी जाती है, उन सबको मेंबर्स के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी में दी जाएगी। तो ये आपको पहली की अगर जिसको पहली वाली डाउनलोड करना है, तो आप यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ब्रज, अवध, भोजपुरी, बुंदेलखंड, रोहिलखंड आदि आते हैं। और इसके क्षेत्रों में पुरातत्व, इतिहास, कलात्मक गतिविधियों के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, प्रमाणीकरण और अध्ययन हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 1975 में संस्कृति विभाग की स्थापना की हुई। तो कब संस्कृति विभाग की स्थापना की जाती है? वर्ष 1975 में संस्कृति विभाग की स्थापना की जाती है। तो ये आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि संस्कृति विभाग की स्थापना कब होती है, तो वो आपकी राज्य सरकार के द्वारा 1957 में। इस विभाग द्वारा जिला मंडल स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु 1996 में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की जाती है। और इस विभाग के अंतर्गत कार्यशील कुछ संस्थाएं निम्न प्रकार से, जैसे कि एक संस्था आती है आपकी भातखंडे संगीत संस्थान, जो कि पंडित विश्व नारायण भातखंडे के प्रयासों से शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव पड़ी। और 1960 में भातखंडे जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय का नाम रखा गया। इस महाविद्यालय को 26 मार्च 1966 को संस्कृति विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया और भारत सरकार द्वारा 24 अक्टूबर 2000 को इस महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। और 2022 में इसका नाम परिवर्तित करके भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ कर दिया गया और संगीत शिक्षा के क्षेत्र में यह अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसकी प्रारूपिक संरचना आपकी 1957 से प्रक्रिया प्रारंभ होती है, फिर 1966, 2000, 1960, 2022 तक आके ये प्रथम विश्वविद्यालय तक कंप्लीट होती है। इस संस्थान द्वारा शास्त्रीय संगीत के चारों, जिसमें गायन, तालबद्ध, स्वरवाद्य, नृत्य विधाओं में बीपीए, एमपीए तथा पीएचडी की डिग्री तथा प्रवेश का परिचय, प्रबोध, पारंगत उपशास्त्रीय गायन, प्रपथ, हमार हुई, ठुमरी, दादरा, संवादनी, सुगम संगीत डिप्लोमा एवं लोक नृत्य में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अब आते हैं राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के बारे में बात की जाए। ये डायरेक्ट ही आपके क्वेश्चन इन कला अकादमियों से आते हैं कि इनकी स्थापना कब होती है और ये संस्थान कहाँ पर है। तो कला एवं कलाकारों को प्रोत्साहित कर कला के प्रति लोगों में जागृति उत्पन्न करने के लिए इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को
संस्कृति विभाग के अधीन वित्त पोषित स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की जाती है और इस कला में प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, व्याख्यानों आदि का आयोजन किया जाता है और ये तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इसके प्रथम अध्यक्ष रहते हैं। तो हम डॉक्टर संपूर्णानंद इसके प्रथम अध्यक्ष रहते हैं और इसकी स्थापना कब की जाती है? 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना की जाती है। अब चलते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं कि हाथखड़ी नाट्य संस्कृति अकादमी लखनऊ के बारे में कि हिंदी भाषी में प्रतिभावान और आकांक्षी युवक युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से हाथखड़ी नाट्य अकादमी की स्थापना अगस्त 1975 में लखनऊ में। इस अकादमी द्वारा नाट्य कला के विभिन्न पक्षों जिसमें अभिनय, निर्देशन, रंग, तकनीक एवं नाट्य साहित्य विषयों में गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इस अकादमी के प्रशिक्षण से प्राप्त छात्र छात्राओं का पलायन रोकने के लिए 1988 में रंग मंडल की स्थापना की जाती है और यह उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। फिर आते उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के बारे में, जिसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में होती है और यह अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नाट्य परंपराओं को प्रचार, प्रसार, संवर्धन, परिरक्षण के महत्व पर कार्य करती है। अब आते हैं राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ के बारे में, जिसकी स्थापना संस्कृति विभाग द्वारा एक स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में 1988 से 89 के बीच होती है। इस संस्थान का जो उद्देश्य है वह राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न घरानों की परंपराओं पर अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करना, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं नृत्य का संवर्धन करना। और मई 2010 में यह संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया और यह स्नातक की डिग्री भी प्रदान करता है। तो इस तरीके से इस संस्थान के बारे में। अब आते हैं अयोध्या शोध संस्थान के बारे में, कि संस्कृति विभाग के अंतर्गत इस संस्थान की स्थापना 18 सितंबर 1986 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में की जाती है। इसका उद्देश्य सामान्य रूप से अवध एवं विशिष्ट रूपों में अयोध्या के कला, साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास, परंपराओं की पांडुलिपियों तथा वस्तुओं और शिल्परूप तथ्यों पर संग्रह संरक्षण का अध्ययन करना है। साथ ही अयोध्या, रामायण, तुलसीदास के साहित्य एवं दर्शन से संबंधित शोध कार्य के लिए प्रोत्साहन देना और पूरा करना होता है। 9 नवंबर 2023 को इस शोध संस्थान का नाम परिवर्तित करके अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कर दिया गया है। तो इस तरीके से शोध संस्थान के बारे में। अब आते हैं उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के बारे में, जो कि संस्कृति विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था की स्थापना 1991 में लखनऊ में होती है और इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं की राष्ट्रीय संस्कृत संदर्भ अध्ययन, शोध एवं जैन तीर्थंकरों की सांस्कृतिक महत्व की परंपरा और आधारभूत मान्यताओं, मानवीय मूल्यों तथा कला एवं अवशेषों पर विश्लेषण एवं संरक्षण आदि करना होता है। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान के बारे में, कि प्रदेश में जनजातीय एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु इस संस्थान की स्थापना 1996 में लखनऊ में की जाती है। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत बात करें तो इसमें आपका आता है कला, उत्सव, पर्व और मेले। इस क्रम में सबसे पहले हम स्थापत्य कला के बारे में बात करें कि यह मुख्यतः 3 कालों में विभाजित है। एक आता है आपका प्राचीन काल, जिसमें स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेष मौर्यकालीन, जिनका निर्माण जो होता है वो चुनार के बलुआ पत्थरों से होता है और इस काल में मुख्य अवशेष शिला स्तंभ और स्तूप है, जिनमें सारनाथ का से स्तंभ मौर्यकालीन कला का एक सर्वोत्कृष्ट नमूना है। मथुरा के परखम, बोरादा, कतिपय अन्य संस्थानों में यक्षों और यक्षिणियों की विशाल प्रतिमाएं मिली हैं, जो कि असुरकालीन है। और कुषाण काल में मथुरा कला शैली और उनके चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है, जिसमें जैन तीर्थंकरों, बुद्ध और उनके हिंदू देवी देवताओं की अनेक प्रतिमाएं आज भी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा के संग्रहालयों में सुरक्षित है। मंदिर निर्माण की कला का विकास गुप्त काल में हुआ और इस समय मंदिरों में देवगढ़ देवगढ़ जो कि ललितपुर में स्थित है, यहाँ का पत्थर निर्मित मंदिर और भीतर गांव कानपुर का ईट मंदिर जो है वह विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो इस मंदिर निर्माण कला की शैली में ये अलग अलग मंदिर की विशेषताएं, जो कि एक पत्थर से निर्मित है और एक ईंट से निर्मित है। गुप्त काल में कला की मथुरा शैली और सारनाथ शैली दोनों में अधिक निखार आया हुआ है। इस काल में मृतिका द्वारा निर्मित कला मूर्तियों के उत्कृष्ट नमूने में राजघाट, वाराणसी सहित महेश, श्रावस्ती, भीतरगांव, कानपुर, अहिछन्न, बरेली आदि स्थानों से मिले हुए हैं। तो इस तरीके से उनके उत्कृष्ट नमूने आते हैं। आप देखेंगे कि आपके जो एग्जाम में आते हैं तो इन्हीं से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपका अलग से क्वेश्चन आता है, सेम ऐसा ही आपका क्वेश्चन उसमें बना हुआ होता है, जिसमें आपको ऑप्शन दिए रहते हैं तो आपको वो पॉइंट करना होता है। तो इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, 1 से 2 बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि आप बार बार रिवाइज करके देखेंगे तो आपका इसी से ही क्वेश्चन बनेगा। यूपी स्पेशल और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी बुक पढ़ो, उस बुक को अगर आप 2 से 3 बार, 3 से 4 बार पढ़ते हैं तो उसमें आपका काम हो जाता है। लेकिन ये है कि एक ही बुक को बार बार रिवीजन करना होता है।
अब आते हैं मध्यकाल में कि मध्यकाल में जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है, जहाँ के सरकी शासकों ने संरक्षण में स्थापत्य कला की सरकी शैली का विकास किया और यहाँ के निर्माणों में अटाला मस्जिद, खालिस मुखरे, लिस, झंझरी और लाल दरवाजा ये रही। इब्राहिम सरकी द्वारा 1408 में निर्मित कराई गई अटाला मस्जिद जौनपुर की अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक आदर्श है और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अयोध्या और संभल में मस्जिदें भी बनवाई। अकबर और शाहजहां के समय में प्रदेश की स्थापत्य कला का एक अद्वितीय विकास क्रम रहा है और इन दोनों के निर्माणों में फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और इसमें स्थित इमारतें, प्रयागराज में आगरा का किला और अकबर का किला और आगरा का ताजमहल आदि इसके मुख्य रहे। इस काल की स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं में देखा जाए तो इसमें आता है लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर का उपयोग, चिकने और रंग बिरंगे फर्श पर महीन बच्चीकारी और जड़ाऊ का काम इसके अंतर्गत आता है और शाहजहां के काल में अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई अनेक इमारतों को तोड़कर फिर से संगमरमर का बनवाया गया है, जिसमें उप दीवान आते हैं, दीवाने आम और दीवाने खास इसके अंतर्गत आगे। शाहजहां द्वारा बनवाए गई ताजमहल का निर्माण कार्य जो है वह मकराना संगमरमर से होता है, जो स्थापत्य कला की एक अद्वितीय नमूना है। यहाँ पर जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता इत्मदौला के मकबरे का निर्माण आगरा में पित्रा शैली से कराया और 1571 से 1585 तक के काल का मुगल साम्राज्य की राजधानी रही वीर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवार मरियम महल, जामा मस्जिद, बीरबल महल, पंचमहल, दोहलवाई महल आदि स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण है। तो ये आपसे डेट टाइम टेन्योर पूछ लिया जाता है कि कब से कब तक का निर्माण किया गया, साथ ही ये कि आपका कहाँ पर कौन सी संरचना बनी हुई है और जिसमें इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। जैसा कि आपका इसमें आपका पहले प्राचीन काल में जाना, फिर आपके मध्यकाल में, अब चलते हैं आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल के दौरान भी प्रदेश में स्थापत्य कला के निर्माण एवं विकास में मुख्य रूप से अवध के नवाबों एवं अंग्रेजों का एक मुख्य योगदान रहता था। अवध के नवाबों की स्थापत्य कला का मुख्य केंद्र लखनऊ और फैजाबाद जो कि अयोध्या है और इस लखनऊ में निर्मित कराई गई प्रमुख इमारतें रहती हैं, जिसमें आपका आसफदौला का बड़ा इमामबाड़ा, केशरबाग का स्थित मकबरा, लाल बारादरी रेजिडेंस, भूमि दरवाजा, साहनक जफर इमामबाड़ा, हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और छतर इसके अंतर्गत छतर मंजिल, मोती महल, केसरबाग स्थित महल, दिलकुशा उद्यान और सिकंदराबाद आदि। लखनऊ की इमारतों में विशेषताएं इस प्रकार की जैसे कि द्वार पर मकराकृति, स्वर्ण छतरी वाले गुम्बद, मेहराबदार बड़े कमरे, 12 दरिया, तहखाने और भूल भुलैया इसमें लखनऊ की इमारतों की प्रमुख विशेषताएं। आसफदौला द्वारा बनवाए गए बड़े इमामबाड़ों का मेहराबदार हाल जो आता है वो लखनऊ कला का एक विशिष्ट नमूना है और माना जाता है कि यह विश्व में अपने ढंग का सबसे बड़ा हॉल है। अंग्रेजों के समय में प्रदेश में ज्यादातर स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तर, पुलों तथा अन्य उपयोगी इमारतों के लिए निर्माण किए गए जो कला की दृष्टि से नहीं बल्कि जन उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और इनके भवनों में मुगल और ब्रिटिश स्थापत्य का समन्वय भी दिखाई देता है। चित्रकला एवं मूर्तिकला के बारे में बात करें तो प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र के लखनियाजरी, मानिकपुर आदि स्थलों में गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रकारों के कुछ नमूने प्राप्त हुए और ये नमूने प्राचीन काल में चित्रकला के विकास के द्योतक है और मध्य प्रदेश में चित्रकला की शैली मुगल शैली जो कि आगरा शैली थी, जिसे कि नीहू हुमायूं द्वारा रखी जाती है और इसके फारस से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल इस्मत नामक चित्रकारों को अपने साथ लाया और अब्दुल इस्मत चित्रकुल सर चित्रावली से संकलित है इसके अंतर्गत आगे। फिर आते हैं मीर सैयद अली के संरक्षण में हमजानामा यानी कि दस्ताने अमीर हमजा नामक महत्वपूर्ण चित्रशाला ग्रंथ का संकलन किया गया, जिसमें कुल 1200 चित्र थे और ये मुगल चित्रकला के संस्थापक चित्रकारों में मीर सैयद अली को नादिर उल उसर अब्दुल इस्मत को सीरी कलम की उपाधि से हुमायूं द्वारा दी गई और अकबर ने चित्रकारी के लिए कला विभाग खोल दिया था, जिन्हें आईने अकबरी में उपरोक्त दोनों चित्रकारों के अलावा 15 अन्य विशिष्ट चित्रकारों के नाम दिए जाते हैं, जिसमें दसवंत, बसावन, महेश, मुकुंद, सावलदास आदि मुख्य होते हैं। तो इस तरीके से देखे जाए तो ये चित्रकारी के बारे में। फिर आते हैं कि बाल्यकाल के दौरान अकबर ने मीर सैयद अली एवं अब्दुल इस्मत को काबुली में चित्रकारी कला सीखी थी। तो ये नाम आपके पूछ लिए जाते हैं कि अकबर से कौन संबंधित है, हुमायूं से कौन संबंधित है, बाबर से कौन संबंधित है और किसके काल में कौन चित्रकार जो रहे वो सर्वाधिक फेमस रहे। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला ने अपने चरमोत्कर्ष यानी कि मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग पर थी और इसे अकारिजका के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला बनवाई थी और औरंगजेब के समय चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया, जिसके कारण चित्रकार अमीरों एवं सामंतों के संरक्षण में चले गए और कुछ चित्रकारों ने काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद के यहाँ संरक्षण प्राप्त किया और वहां की अपभ्रंश शैली, कंपनी शैली का विकास किया और ये चित्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत भवन में आज भी सुरक्षित है।
मथुरा एवं आसपास के क्षेत्रों में मथुरा कला शैली का विकास हुआ, जिसका मुख्य संबंध चित्रकला से था। प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है, जब 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना होती है और इस महाविद्यालय को 1973 में लखनऊ महाविद्यालय की एक संकाय के रूप में मान्यता दे दी जाती है और 1949 में लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना की जाती है और 1962 में संललित कला अकादमी लखनऊ में इसकी स्थापना की जाती है। 1920 में वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना की जाती है। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन का स्थापना किया जाता है, जो भारत के विशाल चित्रकला के संगठनों में से एक है। 1911 से 1925 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नेथुलियन हट रहे हैं, जो अंग्रेजों द्वारा होते हुए भी इन्होंने देशज कला को आगे बढ़ाया हुआ था। 1925 में बंगाल के आसिफ कुमार हलदार, जो कि अविन्द्रनाथ बाबू रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, लखनऊ आए और उन्होंने कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने, जिन्होंने लखनऊ में शिल्प चित्रकला की वास तथा टेम्पल नामक दो नई शैलियां शुरू की, जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई। लंदन प्रशिक्षित और 1945 तक कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नियुक्त होते हैं, जिन्हें ललित मोहन सेन ने चित्रकला को नई दिशा प्रदान करते हुए पेस्टल और ऑयल पेस्टल में एक नैसर्गिक सौंदर्य और आकृतियों के चित्रण पर जोर दिया और उन्होंने ग्राफिक विद्या की शुरुआत की, जिससे सभी चित्रों की रचना की गई। तो इस तरीके से ये आधुनिक काल में आया। जब 50 का दशक आया तो उस टाइम पर हरिलाल मेड़ ने अपने चित्रग्रस्त दैनिक जीवन पर आधारित चित्रकला शैली में चित्र मेघदूतम श्रृंखला की अपार ख्याल अर्जित की और 1956 में आचार्य रहे सुधीर रंजन शास्त्री को इस महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है। मेरठ निवासी चमन ने चित्रकला और मूर्तिकला में 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित करके विशेष ख्याल अर्जित की और प्रख्यात चित्रकार किरण उनकी धर्मपत्नी जगन्नाथ मुरलीधर आहिवासी को राज्य की विधानसभा में भित्ति चित्रित करने का गौरव प्राप्त हुआ। जय नारायण सिंह तथा अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार रहे हैं। प्रदेश में उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना 1936 में की जाती है और महिला चित्रकार संस्था तरनी की स्थापना 1975 में प्रभा पवार की अध्यक्षता यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन को वर्ष 2000 में स्थापित किया जाता है और प्रदेश में फॉर आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1957 से 58 में तथा गैलरी डी आर्ट की स्थापना 1997 में लखनऊ में की जाती है। तो ये विभिन्न संस्थान हैं जिनके अलग अलग नाम और अलग अलग स्थापना वर्ष है। इन सभी को आधुनिक चित्रकला के संस्थान को एक जगह दिया गया है, जैसे कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911 में, भारतीय कला परिषद वाराणसी में 1920 में, लखनऊ आर्ट गैलरी लखनऊ में 1949 में, भारत कला भवन वाराणसी में 1950 में, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में 1962 में और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज 1986 में इसकी स्थापना होती है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार और उनके चित्र के बारे में, तो जिसमें शिवनंदन नौटियाल जो आते हैं, जिनका चित्र सत्यम शिवम सुंदरम, जगन्नाथ मुरलीधर का चित्र राज्य विधानसभा में भित्ति चित्र, भवानी चरण हुई का चित्र रामलीला, रणवीर सक्सेना का प्रतीक्षा बुद्ध का ग्रह त्याग है, विश्वनाथ मेहता का बिंदी प्यासा ऊँट सृष्टि है, अमृता शेरगिल का उपेक्षित महिला पहाड़ी पहला द लिटिल गर्ल इन ब्लू आता है, शमशेर बहादुर का आता है टूटी खान छोटा कमरा, राज कपूर चितेरा का जो आता है वह सचिन तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला, रणवीर सिंह बिष्ट का पहाड़ी लोक नृत्य, गांव की सुबह बाजार सांझ का पहर नल पर भीड़ पहाड़ी घसियारी आगरा, रामचंद्र शुक्ल में पश्चाताप प्रतिशोध दया मौत की आंख है, सृष्टि ध्वंस और पराजय की पीड़ा आती है, गोपाल दत्त शर्मा में छापा कलाकार प्रिंट मेकर, नंद कुमार शर्मा में कालीन ट्रे चीनी मिट्टी के बर्तनों का चित्र इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये सब आते हैं। अब आते हैं हम आगे की ओर, तो देखते हैं शास्त्रीय कला संगीत कला के बारे में, यानी कि गायन से जो संबंधित है उसके बारे में, कि भारत उत्तर प्रदेश में संगीत कला का शुभारंभ उत्तर वैदिक कालीन सामवेद में माना जाता है। कालांतर में संगीत का धार्मिक जीवन के साथ साथ लौकिक जीवन में भी प्रवेश होता है और गायन वादन और नृत्य के नए नए प्रतिमान और शैलियों आदि का विकास भी होने लगता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उत्तर भारत को संगीत का बाइबल कहा जाता है, जो कि अभी हाल ही में आपका यूनेस्को के द्वारा इसको सभी सूचित किया गया है। तो ये आपको याद जरूर रखना है, जैसे क्या कहा जाता है, संगीत का बाइबल। पुर्तगाल के शासकों को समुद्रगुप्त में वीणा वादन में न केवल निपुण थे, बल्कि अपनी वीणा वादन प्रकार की मुद्राएं भी प्राप्त होती और मध्यकालीन संगीत परंपरा में अमीर खुसरो का महत्व है कि इनका जन्म 1253 में कासगंज जिले के पटियाली गांव में होता है। खुसरो ने ईरानी फारसी संगीत रागों में भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण करके ईरानी अंदाज में कव्वाली तराना, कोल कलवाना, नक्शे गुल
आदि शैलियों का स्थापना की और बनाए गए झुमरा आदि ताल आदि भी इसमें लोकप्रिय रहे। खुसरो ने उस समय देश में प्रचलित ध्रुपद गायन शैली ईरानी शैली का सम्मिश्रण कर ख्याल गायन शैली को प्रचलित किया और इस नवीन शैली में भारतीय संगीत को दो भागों हिंदुस्तानी जो कि उत्तर भारत और कर्नाटक दक्षिण भारत शैली में विभाजित किया। खुसरो ने तबला सितार का आविष्कार किया और उनका त्रितत्व बीड़ा का एक समुत्पन्न रूप भी था। तो ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि का सितार एवं तबला का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, और ये आपका कई बार पूछा भी गया है। अमीर खुसरो द्वारा विकसित किए गए नए राग में आता है जिसमें सरपदा ताज जो आता है वो आपका पतवल और शास्त्र का मिश्रण है। यमन आता है हिंडोल और नरोज का मिश्रण। जिल्फ आता है पटराज और शाहनाज का मिश्रण। साजगिरी पूर्वी गौंड कांग एवं एकानाथ। सितार की मसीद खानी यानी कि विलंबित वादन शैली का प्रचलन मसीद खान ने किया और यह मसीद खां अमीर खुसरो के पौत्र रहे हैं। तो किसके द्वारा किया गया? मसीद खां जो कि अमीर खुसरो के पौत्र। कुष्टी संप्रदाय की स्थापना स्वामी वल्लभाचार्य जी के द्वारा की जाती है। मथुरा वृंदावन के मंदिरों में गायन पद्धति की प्रतिष्ठित करने के लिए किया जाता है। अष्टचाप कवियों की स्थापना कृष्ण लीला गायन के लिए स्वामी विठल नाथ ने की हुई थी और स्वामी विठल नाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र एवं शिष्य रहे हैं। तो किसके शिष्य रहे हैं? स्वामी वल्लभाचार्य जी के पुत्र एवं शिष्य रहे हैं। कुमदास सूरदास परमानंद कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य तथा चार शिष्य में विठल दास के गोविंद स्वामी नंददास छीक स्वामी चतुर्भुज दास संयुक्त रूप से अष्टचाप के कवि कहलाते हैं। और ये कवि ये पदों की रचना करते हैं और पर हर अनुकूल गाना गाते। प्रातःकालीन पद भैरव भैरवी कलित आसावरी आदि रागों में मध्यकालीन पद सारंग जैसे रागों से तो संध्याकालीन पद यमन धनासरी पुरिया धनासरी केदार मालकोस कान आदि रागियों का गाते हैं। सूरदासी मल्हार के प्रेरणा सूरदास जी माने जाते हैं। सूरदासी मल्हार की प्रेरणा सूरदास जी माने जाते हैं। निम्बार्क सखी संप्रदाय के हरिदासी परंपरा के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने श्री कैलिमान तथा अष्टपद पदों की रचना की और श्री कैलिमान ने कुल 110 पद है जो कि 10 रागों में विभाजित है और अष्टदश 18 पदों में ये 4 रागों में विभाजित है। तो इस तरीके से ये निम्बार्क जी का जो सखी संप्रदाय है से संबंधित है तो उनके बारे में चीजें आती। स्वामी हरिदास जी का जन्म अलीगढ़ के हरिदासपुर ग्राम में होता है और इन्होंने अपना जीवन वृंदावन के निधिवन नामक स्थान पर व्यतीत किया। इनके ग्रंथ में आता है नांद विराट स्वामी हरिदास के बैजू गोपाल मदन राय रामदास दिवाकर पंडित सोमनाथ पंडित सौरसेन तथा तानसेन आदि के 8 शिष्यों का उल्लेख है। स्वामी हरिदास ने तानसेन को राग दीपक बैजू को राग में गोपाल को राग मानकूस सिद्ध किया और ध्रुपद शैली के गायन में पारंगत तानसेन ने स्वामी हरिदास से बीड़ा वादन का भी शिक्षा ग्रहण की। वृंदावन मथुरा में प्रत्येक वर्ष स्वामी हरिदास संगीत का सम्मेलन आयोजन होता है और यह प्रति वर्ष बृहद मेले का आयोजन वाराणसी तुलसी घाट में किया जाता है। स्वामी हरिदास को ध्रुपद कुमार का प्रवर्तक और साथ ही मंदिरों ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का भी प्रवर्तक माना जाता है। और इनकी ध्रुपद गायन शैली जो होती है वह गोवरहार कोई विद्वान ध्रुपद की गाग बानी का प्रवर्तक स्वामी हरिदास को मानते हुए ध्रुपद संगीतज्ञों के प्रसिद्ध डागर परिवार को उन्हीं से जोड़ते हैं। और विद्वानों ने एक डागर परिवार को स्वामी हरिदास के बाद वृंदावन में हुए स्वामी डागुर और हरि कालिदास डागुर से जोड़ा हुआ। इस परंपरा में नसरुद्दीन खां बहराम खां अलावंदी खां डागर बंधुओं को जफरुद्दीन और मोइनुद्दीन के अलावा यानी कि इनके नाम है डागर बंधुओं के, तो इनको कई अन्य संगीतज्ञ हुए। हरिदासी संप्रदाय के 5 प्रमुख संगीत अर्चना केंद्र रहे हैं जो निम्न प्रकार से हैं। जिसमें आते हैं आपके बांके बिहारी मंदिर जहां पर स्वामी हरिदास जी को कृष्ण का दर्शन हुआ। निधिवन जहां स्वामी हरिदास का आश्रम और समाधि स्थल है। श्री रसिक बिहारी जहां स्वामी रसिक देव के ठाकुर और गोरे लाल मंदिर जो नरहरि देव के उपास्य है। छठी स्थान जो कि स्वामी ललित मोहनी देव द्वारा स्थापित। ब्रज में दूसरी मीरा के रूप में प्रसिद्ध ताज बेगम स्वामी विठल नाथ की शिष्या थी और अनन्य कृष्ण भक्त ताज बेगम ध्रुपद कुमार की विख्यात गायिका थी। स्वामी सुरानंद ने 500 ध्रुपद बंदिशों की रचना की थी जो वैष्णवाचार्य स्वामी सौरामानंद के शिष्य थे और इनकी रचनाएं रामानंदी ध्रुपद के नाम से आज भी प्रचलित। जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन सर्की ने कव्वाली की धुन पर बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया और टप्पा शैली का भी प्रचलन किया। बड़े ख्यालों को 2 महान बीनकारों अदारंग और सदारंग ने विकसित किया। फैजाबाद जो कि वर्तमान अयोध्या के खुशी महाराज मेहदी उस्ताद मुद्दीन खां मुस्तरी बाई बेगम अख्तर यानी कि मलका ए गजल आदि से संगीत जगत में फैजाबाद अयोध्या का नाम बढ़ाया हुआ। शंभू महाराज ने अनेक वर्षों तक रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा ली थी और कत्थक खुशी
महाराज ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली को प्रतिष्ठित किया और टप्पा शैली के विकास एवं सुप्रतिष्ठित करने से योगदान देने वाली शौरी मियाँ यानी कि मियाँ गुलाम नबी शौरी पंजाब यानी कि पाकिस्तान के निवासी थे, जो बाद में अवध के नवाब आशफाकउद्दौला के दरबारी गायक भी बन गए। मध्यकाल के बाद प्रदेश में लखनऊ, बनारस, गिराना, आगरा आदि घरानों ने शास्त्रीय संगीत में इतिहास के ऐसे ऐसे महान गायक और वादक प्रदान किए जिन्होंने संगीत परंपरा के इतिहास को समृद्ध किया और प्रदेश को एक प्रमुख संगीत घराने में इस प्रकार है। तो ये एक घराने के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इनके नाम और क्या इनसे संबंधित है, कौन इसके आविष्कारक रहे, तो ये आपके नाम पूछ लिया जाए। आगरा घराना जो आता है आपका, जिसका प्रमुख केंद्र आगरा है। इस घराने का सूत्रपात श्याम रंग और सरस रंग द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना खुदा बख्श द्वारा की जाती है और यह आविष्कार अलखदास और मलूकदास को मानते हैं। आगरा घराने के ख्याल के साथ ध्रुपद और भमार के भी ये पारंगत रहते हैं और इसके अंतर्गत फयाज खां आगरा घराने के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार थे। आगरा घराने की एक दूसरी शाखा आती है जो कि ख्याल और ठुमरी गायन की प्राधीनता इसमें रहती है, जिसे कप्कार बच्चा घराना भी कहते हैं, जिसमें मोहम्मद खां, रहमत खां, सादिक अली आदि इस घराने के प्रमुख संगीतज्ञ रहे थे। लखनऊ घराना, जिसमें अवध के नवाब वाजिद अली शाही के शासनकाल में अवध की कला की दृष्टि से स्वर्णयुग कहा जाता है। मोदू खां, मकसूर खां ने तबले से लखनऊ घराने का सूत्रपात किया और इन्होंने कथक नृत्य के लिए तबला वादन की जो शैली विकसित की उसे लखनऊ शैली कहा गया। लखनऊ घराना ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है और खुर्शीद अली खां ने लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं और इन्होंने मियाँ गुलाम नबी शौर से टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। गजल गायिका बेगम अख्तर ने लखनऊ घराने की ऐसे ही थी और वाजिद अली शाही के जो काल में ठुमरी को काफी लोकप्रियता मिलने लगी और उन्होंने स्वयं अख्तर किया उपनाम से और उनके दरबारी विद्याधीन ने सनत प्रिया उपनाम से ठुमरी की बंद से तैयार। लखनऊ घराने के विद्याधीन ठुमरी के प्रेरिता माने जाते हैं, जिसमें गुलाम मोहम्मद रजा खां, इलियास खां ध्रुव थारा, जोशी सितार वादक और सादिक अली बीड़ा, अली खां सारंगी, कोदुम से पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद पखावत, उस्ताद दूल्हे खां व उस्ताद सखावत था, सरोद जी.एन. स्वामी वायलिन आदि लखनऊ घराने से संबंधित थे। विद्याधीन के बाद शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि ये जो रहे हैं कथक ख्याली से संबंधित। आप चलते हैं किराना घराना की ओर। किराना घराने के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले में कैराना यानी कि वर्तमान में शामली से किराना घराने की उत्पत्ति होती है और इस घराने के संस्थापक बंदे अली खां रहते, किंतु इस घराने का वास्तविक जो संस्थापक रहता है अब्दुल करीम खां होते हैं और किराना घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए विख्यात। अब्दुल करीम खां, भीमसेन जोशी, रोशन आरा इसके साथ जो आते हैं, इसके अंतर्गत रोशन आरा के साथ आपके आते हैं रोशन आरा बेगम, जो कि पाकिस्तान की, गंगूबाई हसन, काली खां इस घराने के प्रसिद्ध ख्याल गायक थे और इन्होंने इस घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 2008 में इनकी उपलब्धियों के कारण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अतरौली घराना, जो कि इस घराना में अलीगढ़ के निकट अतरौली गांव में काले खां, चांद खां द्वारा की जाती है और इसे मुख्य रूप से ध्रुपद गंवार गायन के लिए जाना जाता है और इस घराने में आरंभिक गायकों में छज्जू खां, दुल्लू खां प्रमुख आते हैं और इसके अलावा गुलाम गौस खां, चिम्मन खां, केशर बाई को इस घराने की ख्यालती प्रदान। बनारस घराना के प्रवर्तक जो आते हैं वो मौजू खां होते हैं और इनके शिष्य पंडित राम सहाय थे। बनारस घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस संगीत घराने में तबला, शहनाई, सितार वादन, ध्रुपद, धमार, कथक नृत्य से यह घराना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें ख्याल प्राप्त है। तबला वादक पंडित राम सहाय को बनारस घराने का प्रवर्तक माना जाता है और इसके प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ ठाकुर जय देव सिंह को संगीत शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि संगीत शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो शास्त्रीय संगीत के संगीतज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह को। इसमें इस घराने को शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्धि दिलाने के लिए भारत रत्न 2 संगीतकों पंडित रविशंकर जो कि सितार के लिए और बिस्मिल्लाह खां जी को शहनाई के लिए दिया गया, जो कि महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। बनारस घराने में प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं गायक में, जिसमें वादक और संगीतक और वादक में तबला वादक में गुदई महाराज, कृष्ण महाराज, पंडित राजन और साजना मिश्र आते। ध्रुपद गंवार में पंडित छन्नूलाल मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र हैं। बांसुरी वादन में हरि प्रसाद चौरसिया, वायलिन वादक में श्रीमती एम राजब, ठुकरी टप्पा गायिका में रसूलन बाई, छोटी मैना, बड़ी मैना गिरजा देवी, कथक नृत्य में सितारा देवी, तारा देवी, गोपी कृष्ण चौबे, पखावज में स्वामी पागल दास एवं भोला दानाथ आदि। सहारनपुर घराना जो है, इस संस्थापक में सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा थे और जो गायन के अतिरिक्त बीन, रबाब और सितार वादन के लिए प्रवीण थे।
यह घराना आलाप, होरी, ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध था। तो इस घराने की एक खासियत थी। और सहारनपुर घराने के प्रमुख गायकों में बंदे अली खां, बहराम खां, अल्लाह बंदे खां, गौरा भाई, डागर बंधु, साबरी, प्रियदर्श चौकी कव्वाल आदि शामिल रहे। और इसमें बहराम खां को पंडित की उपाधि प्रदान की गई। अब चलते हैं रामपुर घराना की ओर, जिसके संस्थापक जो नेमत खां सदारंग रहते हैं। और इसमें संस्थापक में उस्ताद नियायत हुसैन को ये मानते हैं। इसमें मुख्य रूप से ख्याल गायकी से संबंधित है। फिर आते हैं अजखाड़ा राड़ा घराना, जो कि 6 घरानों में तबले के 6 घरानों में से एक है। इसकी स्थापना कल्लू खां, उमेर खां नामक 2 भाइयों के द्वारा की जाती है। और इसमें तबला बदन के 6 मुख्य घराने में आपका अजराड़ा घराना, दिल्ली घराना, फर्रुखाबाद घराना, पंजाब घराना, लखनऊ और बनारस घराना आते हैं। फिर आते हैं भिंडी बाजार घराना, जिसकी स्थापना मुरादाबाद के छज्जू खां और नजीर खां और खादिम खां के द्वारा मुंबई के भिंडी बाजार में 1890 में की जाती है। और इस घराने के प्रमुख गायकों में भारत रत्न लता मंगेशकर जी, मन्ना डे और अमन अली आदि आते। मथुरा में संगीत घराना न होने के बावजूद यहाँ ध्रुपद गायन का एक सुप्रसिद्ध परंपरा विद्यमान है। कोडी रंग एवं पत्सा रंग यहाँ के विख्यात ध्रुपद धमार एवं ख्याल गायक रहे। और मथुरा निवासी काले खां रसक प्रिया के नाम से इसमें शास्त्रीय संगीत के ठुमरी, ख्याल, विपर्त की अनेक रचनाएं भी इस घराने के अंतर्गत आती। फतेहपुर सीकरी घराना, जिसकी स्थापना मुगल कालीन घराने की स्थापना चेनू खां और जोरावर खां नामक 2 भाइयों के द्वारा जहांगीर के समय में की जाती। फतेहपुर सीकरी घराना मुख्यतः ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है, जिसमें दूल्हे खां, छोटे खां, सैयद खां, घसीट खां इस घराने के प्रमुख संगीतकार रहते हैं। तो इस तरीके से इस घराने के बारे में ये खासियत आती है। अब चलते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं खुर्जा या अलीगढ़ घराने की, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी के आरंभ में उस्ताद नत्थे खां और उनके पुत्र चौथे खां से होती है। और यह पुत्र इमाम खां ने इस घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसमें तान प्रणाली में अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। और इस घराने के गायकों में उस्ताद गुलाम हुसैन खां, अल्ताफ हुसैन खां, मुमताज आलम खां आदि आते हैं। इसमें सितार वादक गफूर बख्श, जो कि खुर्जा संगीत घराने से संबंधित संगीतकार। इटावा घराना, जिसके संस्थापक इनायत खां आते हैं, और यह बंगाल के गौरीपुर रियासत में बस जाने के कारण इसे गौरीपुर घराने के नाम से जाना जाता है। उस्ताद इमदाद खां और उस्ताद विलायत खां इस घराने के सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतकार थे। और इटावा संगीत घराने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता बाज एक नाम अनेक रही। फिर आते हैं शाहजहांपुर घराने की ओर, जो कि सरोद वादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। प्रयागराज में कोई घराना नहीं रहा, लेकिन यहाँ संगीत की कई विभूतियां रही, जैसे कि केशर बाई, जानकी बाई उर्फ और छप्पन छुरी, रसूलन बाई, कृष्णा देवी, मुनीर खातून बेगम आदि प्रयागराज की प्रसिद्ध गायिकाएं रही। और ये प्रयाग संगीत समिति में देश की प्रमुख संगीत संस्थाओं में से एक रही है, जैसा कि आप अभी वर्तमान में भी देख सकते हैं। सरोद वादन में उस्ताद करामतुल्लाह खां का घराना प्रसिद्ध था। और यहाँ की हरि प्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। और यूसुफ खां व प्रोफेसर लाल जी तबला वादन में, नजीर खां संगीत वादन में प्रसिद्ध रहे हैं। अब चलते हैं संगीत कला की लोकगीत में, कि प्रदेश में लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही। यहाँ क्षेत्र और अवसर के अनुसार लोकगीतों के स्वर, लय, ताल आदि की काफी भिन्नता देखने को मिलती है। और प्रदेश में क्षेत्रवार गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत निम्न हैं। जैसे कजरी। कजरी जो आता है आपका वर्षा ऋतु में सावन के महीने में महिलाओं द्वारा अवधी और भोजपुरी में गाया जाने वाला एक लोकगीत होता है। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। और यह भाद्र कृष्ण तृतीया की विंध्यवासिनी देवी के जन्मोत्सव को कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। मिर्जापुर में कजरी के 4 अखाड़े, जिसमें बैरागी अखाड़ा, पंडित शिवदास नामालवी अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा अवस्थित होता है। कजरी मुख्य रूप से मिर्जापुर एवं वाराणसी के साथ साथ समस्त पूर्वांचल और कुछ और क्षेत्रों में भी गाई जाती है। और मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, अर्जिता श्रीवास्तव, उषा गुप्ता कजरी की प्रमुख गायिकाएं रही। आला के बारे में, कि वीर रस की प्रधानता वाला यह बुंदेली लोकगीत है, जो मुख्य रूप से बुंदेलखंड के साथ समस्त उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गाया जाता है। और इस लोकगीत में मुख्यतः महोबा के राजा परमाल, जो कि परमल देव के 2 सेनापति भाइयों आला और उगल की वीरगाथा का वर्णन किया गया। बिरहा जो आता है वह प्रदेश के पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में एक जातीय भोजपुरी लोकगीत है, जो विशेष रूप से अहीर जातियों द्वारा गाया जाता है। और बिरहा विद्या का जनक बिहारी लाल यादव को कहा जाता है। आप जान लेते हैं इसमें उत्तर प्रदेश के लोकगीत और प्रचलित क्षेत्र, जैसे कि आपका अवध क्षेत्र में जो प्रचलित लोकगीत है, जिसमें सोहर, बधाई, कजरी, संस्कार गीत, फाग, झूला गीत, सावनी, बिरहा आते। पूर्वांचल में कजरी, चैता, कहरवा, बिरहा, झूमर, दादरा, चेती आते। ब्रज क्षेत्र में रसिया, होरी, फाग, लमुरिया, समाज गायन, मल्हार, पटका। बुंदेलखंड में आल्हा, पवार, हरदौल, किशोरी, फाग, घिमिराई, बुहाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि आगरा और मेरठ आदि में ढोला, राग, लावड़ी, बरखी, पीर,
पन्ना और गुजरी आती है। तो इस तरीके से देखे जाए तो ये आपके प्रमुख इसके अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं हम आगे की ओर, तो देखते हैं इसी में कि जो इनको माना जाता है आपके जो बिहारी लाल जी हैं, मतलब कि बिहारी जो इसके जनक रहे हैं, बिरहा प्रथा के जनक बिहारी लाल यादव जी, इनके द्वारा प्रदेश में लोकगीत को वर्तमान में ही नहीं बल्कि विदेशों मॉरिशस, फिजी, गुआना, सूरीनाम आदि में भी लोकप्रिय बना। और इसमें प्रमुख गायकों में पद्मश्री जो कि हीरालाल यादव, विजय लाल यादव, हैदर अली और राम कैलाश यादव इसमें संबंधित रहे। चैता जो आता है पूर्वांचल क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत, जो फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है, और ये प्रेम की अभिव्यक्ति की प्रधानता वाला लोकगीत है। रसिया जो कि ब्रजभूमि में लोकगीत गायन की प्रसिद्ध शैली, और इस शैली में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा की उपासना और उनके प्रेम संबंध का वर्णन किया जाता है। अन्य प्रमुख लोकगीत गायन में मनोज तिवारी मृदुल, मनोज से मनु, ललन से गहमरी, जवाहरमल लाल, राम कैलाश यादव, दिनेश यादव निरहुआ, मोतीलाल यादव, शगुन श्रीवास्तव, विजया भारती, जो कि भोजपुरी रत्न राजबाला राठनी, पंच गोपाल यादव, लल्लू वाजपेयी आला से संबंधित एक प्रमुख लोक गायिकाएं रही। गीतों में प्रमुख होने वाले लोक वाद्य यंत्रों में ढोल, नगाड़ा, रणा, सिंगा, रेवड़ी, केंकड़ी, मृदंग, लाल, नाल, मजीरा, झांझ, चिमटा, करताल, बेला, चम्मच, हारमोनियम, थाली आदि। फिर आते हैं शास्त्रीय नृत्य कला की ओर। चूंकि राज्य में शास्त्रीय नृत्य कला का विकास बाद में हुआ, लेकिन लोक नृत्य की परंपरा बहुत प्राचीन है। लोकगीतों के साथ लोक नृत्यों का भी विशेष संबंध है, और विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीतों के साथ साथ नृत्य भी किए जाते रहे। प्रदेश का एकमात्र नृत्य जो आता है वो आपका लोक नृत्य आता है, प्रदेश का एकमात्र कथक है, जिसका पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बांसते बांसते हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। और इसमें मुस्लिम शासकों के ने इस नृत्य को राज दरबार में आश्रय दिया, और वाजिद अली शाह यानी कि अवध के जो दरबार के ने ये इसमें एक विशेष विकास किया। इसका मुख्य केंद्र लखनऊ आता है, जिसको उनान्या किसके ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। विद्याधीन जो रहे हैं ठुमरी गायन में प्रवेश इनके द्वारा कराया। 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में लीला सोखे जो कि मेनका का विशेष योगदान रहा, और इस नृत्य कलाकार में ठाकुर प्रसाद, शंभू महाराज, सुखदेव प्रसाद, दुर्गा महाराज, तारा देवी, अलकनंदा, सितारा देवी, गोपी कृष्ण चौबे, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, लक्ष्मी महाराज, शंभू महाराज आदि मुख्य आदि है। तो इस तरीके से इनके बारे में अब प्रदेश के 4 संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री की जाती है, जिसमें इन संस्थाओं में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में ये प्रमुख 4 संस्थान आते हैं। अब आते हैं लोक नृत्य कला के बारे में कि प्रदेश के प्रत्येक अंचल में लोक गीतों में भिन्नता के साथ ही लोक नृत्य में भी भिन्नता मिलती है। प्रमुख लोक नृत्य निम्न है, जैसे कि कीर्तन नृत्य जो कि ब्रज क्षेत्र में गौड़ी परंपरा के भक्त लोग मृदंग, हारमोनियम व मंजीरे की धुन पर हरिनाम का कीर्तन करते हुए यह नृत्य करते हैं। रास नृत्य जो कि ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान किया जाता है, और रासक दंड नृत्य भी इस क्षेत्र का रोचक नृत्य है। झूला नृत्य जो आता है ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, जिसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। मयूर नृत्य जो कि आपका ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। नरसिंह नृत्य जो आप नरसिंह चतुर्दशी को नरसिंह नाट्य नृत्य का आयोजन किया जाता है, और इसमें श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा रावणासुर दैत्य के वध पर प्रदर्शन, इसमें हिरण्य कश्यपु दैत्य के और इसमें ये लवणासुर दैत्य के वध का प्रदर्शन भी किया जाता है नरसिंह नृत्य। चरकुला नृत्य जो आता है वह ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, जहां पर होली के तीसरे दिन किया जाता है, और यहाँ पर पर्दा ढकी महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला यानी कि बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी का पिरामिड जैसा पिंजरा सिर पर रखकर कृष्ण दीपों पर नृत्य करती। घड़ा नृत्य जो कि ब्रज क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाने वाला इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहियों पर अनेक घोड़े रखे जाते हो, फिर उन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ख्याल नृत्य जो कि पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है, और इसके अंतर्गत रंगीन कागजों बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। घोड़ा नृत्य जो कि नृत्य बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों के द्वारा कराया जाता है। देवी नृत्य जो कि यह नृत्य बंधुकांस था बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है, और इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धारण कर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है, और इसके सम्मुख से सभी नर्तक नृत्य करते हैं। राई नृत्य जो होता है वह बुंदेलखंड की महिलाओं में मांगलिक अवसर और श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आदि के उत्सवों पर किया जाता है, और इस नृत्य में गीत श्रृंगार परक होता है। फिर आते हैं हम आगे की ओर, तो देखते हैं इस नृत्य के अंतर्गत आपका पाई डंडा नृत्य जो कि बुंदेलखंड के अहीर समाज द्वारा किया जाता है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया नृत्य भी कहा जाता है। कार्तिक नृत्य जो कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम संबंधों के आधार पर यह नृत्य बुंदेलखंड में
कार्तिक माह में किया जाता है। फिर आता है तिवारी या कानरा नृत्य, जो कि बुंदेलखंड में धोबी समाज में स्त्री पुरुषों के विवाह विवाह उत्सव के समय पर यह नृत्य किया जाता है। फिर आता है तिवारी या मोनिया या बरेदी नृत्य, जो कि ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर पूरी रात ढोल नगाड़े की धुन पर दीवारी गीत का गायन करते हुए यादव यानी कि बरेदी समाज के लोग विशेष वेशभूषा में पैरों तथा कमरों में घुंघरू बांधकर मजबूत लाठियों को एक दूसरे में प्रहार करते हुए दीवारी नृत्य करते हैं। धोबिया नृत्य, जो कि विवाह पर संतानोत्पत्ति पर पूर्वांचल में धोबी समाज के समुदाय द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य के माध्यम से धोबी और गधे के मध्य भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया जाता है। कठफोड़वा नृत्य, जो कि नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कहरवा नृत्य, जो कि पूर्वांचल में नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार समाज के द्वारा होता है। गौंडव नृत्य, जो कि प्रहसन प्रधान गौंडव नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो बीच बीच में हर बोल बोला जाता है। नटवर्ती नृत्य जो आता है वह पूर्वांचल क्षेत्र में यादव लोगों द्वारा किया जाता है, जो जन्माष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी और होली के अवसर पर होता है। धीवर राग या नृत्य, जो कि एक प्रकार का गाय नृत्य है, जो पूर्वांचल के कहार या धीवर समुदाय द्वारा मांगलिक अवसरों पर होता है। चौरसिया नृत्य, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में कहारों के द्वारा किया जाता है। नागतौरा नृत्य, जो कि पूर्वांचल में लड़कों के विवाह वाले घरों में बारात जाने के बाद उन घरों की महिलाओं द्वारा पुरुषों का वेश धारण करके रात भर हास परिहास युक्त नृत्य किया जाता है। नटुआ नृत्य, जो कि पूर्वांचल में नटुआ समाज के द्वारा लोग द्वार जाकर यह नृत्य करते हैं और इसके बदले में अन्न वस्त्र और पैसे आदि प्राप्त करते हैं। विदेशी नृत्य, जो कि पूर्वांचल का एक नाट्य प्रधान नृत्य है और इसमें करुण और बड़ा वर्ता के दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। जोगरी नृत्य, जो कि अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर किया जाता है। रोहाई नृत्य, जो कि अवध क्षेत्र में अहीर समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डेडिया नृत्य, जो कि अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सैरा या सैला नृत्य, जो कि प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र मुख्यतः हमीरपुर या ललितपुर झांसी में फसल कटाई के अवसर पर कृषक समाज के द्वारा युवा लड़के लड़कियों के द्वारा किया जाता है और इसमें देवता इंद्र की पूजा की जाती है। कर्मा नृत्य, जो कि सोनभद्र और मिर्जापुर की खरवार और कोल जनजातियों में खरीफ फसल बोने के बाद होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है और यह पुरुषार्थ और पर्यावरण का प्रतीक है आपका कर्मा नृत्य। दांडिया नृत्य, जो कि सोनभद्र आदि जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर नृत्य मां सरस्वती के चरणों को समर्पित होकर किया जाता है। चोला नृत्य, जो कि मिर्जापुर सोनभद्र आदि जिलों में नृत्य अच्छी वर्षा और फसल के लिए किया जाता है। शास्त्रीय ठरहरी नृत्य जो आता है वो एक तरीके से सोनभद्र जिले में जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपके पूरे लोक नाट्य आते हैं। अब आते हैं शास्त्रीय नाट्य कला के बारे में, फिर जानेंगे लोक नाट्य कला के बारे में, फिर उत्तर प्रदेश के मेले और उत्तर प्रदेश महोत्सव और चलचित्र के बारे में। तो हम चलते हैं शास्त्रीय नाट्य कला की ओर। कि आधुनिक शास्त्रीय हिंदी सरंगमंच का जनक वाराणसी के भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है और जबकि भारतेंदु साहित्य बालकृष्ण भाट्य, देवकी नंदन त्रिपाठी, शीतला प्रसाद, गोपाल दास, राधा कृष्ण दास, माधव सिंह को हिंदी नाटक का प्रजापति भी कहा गया। भारतेंदु से पूर्व 1843 में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित किस्सा राधा कन्हैया व 1853 में उन्हीं के संरक्षण में सैयद आगा हसन लखनवी कृत इंद्र सवार के मंचन का जिक्र किया जाता है, लेकिन विशुद्ध नाटक रीति से लिखा गया है। प्रथम नाटक नहुस था, जिसके लेखक भारतेंदु के पिता बाबू गोपाल चंद्र गिरधर रहे और यादविक शैली में मंचित प्रथम नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी के रत्न ये जानकी मंगल 1943 में वामपंथी और प्रगतिशील कलाकारों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा भारतीय जननाट्य संघ की स्थापना की जाती है और इसकी अनेक शाखाएं लखनऊ, कानपुर, मेरठ और आगरा में खोली जाती है। इसमें आपका 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती, 1964 में रविंद्राचार्य, 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना लखनऊ में की जाती है और 1969 में नाट्य भारती का नाम बदलकर संगीत नाट्य अकादमी कर दिया जाता है। सूर्य मोहन कृष्ण कुलश्रेष्ठ लखनऊ से, श्रीमती गिरीश रस्तोगी गोरखपुर से, उर्मिल कुमार थपियालिया लखनऊ से, अनिल रंजन भौमिक प्रयागराज से, चित्रा मोहन लखनऊ से, राज बिसारिया मोहन राकेश आदि राज्य की प्रमुख आपकी नृत्यकर्मी और निर्देशक रही। अब आते हैं लोक नाट्य कला के बारे में कि प्रदेश के अंचलों में लोक नाट्य और रंगमंच की एक समृद्ध परंपरा रही, जिसमें नागर सभा, फलतरी, श्वांग, सपेड़ा, रावला, गोलगाबू, सिताबो यानी कि पुतल नाट्य है, ख्याल, स्वांग, प्रगट नौटक की जो कि संगीत में विदेश या रामलीला, रासलीला आदि प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य, जिसमें विभिन्न प्रकार के 20वीं सदी के मध्य तेजी से क्षरण होता रहा। किंतु रामलीला, रासलीला नौटक की प्रदेश की लोकप्रिय लोक नाट्य रही है। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य। फिर कठपुतली के बारे में बात करें तो इसका प्रचलन सर्वाधिक है, जिसे गिलप सुबह ब्रॉड कठपुतली का प्रचलन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक देखने को मिलता है।
गुलाबो सिताबो जो रही है वह पहली विलप से कठपुतली है जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित है और इन गुलाबो सिताबो व काबुली वाला टैगोर की रचनाएं भी रही। लोकनाट्य रामलीला का कोई मानक रूप तो नहीं, लेकिन ये पूरे प्रदेश में रामलीला का आयोजन इसके अंतर्गत किया जाता है। लेकिन वाराणसी में रामनगर के रामलीला को प्रतिनिधि रामलीला कहा जाता है और रामलीला की अवधि के साथ साथ स्थानीय भाषाओं का भी प्रभाव देखने को मिलता है। प्रयागराज का जो रामलीला है वो अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। वो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग रामलीला अलग अलग तरीके से प्रसिद्ध है। लोकनाट्य जो आता है वह रासलीला का मंचन अभी भी ब्रजभाषी लोगों द्वारा किया जाता है जिसमें पारंपरिक लय व अनुशासन विद्यमान। लोकनाट्य नौटंकी का आयोजन स्थानीय भाषा और परंपरा के अनुसार प्राय पूरे प्रदेश में किया जाता है और लोकनाट्य यह भी विख्यात का संकटग्रस्त है जिसके वजूद को कायम रखने के लिए नौटंकी कला केंद्र की स्थापना की जाती। प्रदेश में कानपुर हाथरस नौटंकी की प्रमुख शैलियां घराने और हाथरसी शैली में भक्ति और वीर रस की प्रधानता रहती है जबकि कानपुरी शैली मनोरंजन प्रधान होती है। विनोद रस्तोगी जो कि निर्देशक डॉक्टर कृष्ण मोहन सक्सेना, मधु अग्रवाल जो कि निर्देशक कानपुर शैली में, संदीप पिमलकार निर्देशक हाथरसी शैली, राधा रानी मोहन स्वरूप भाटिया, अतुल यदुवंशी आदि नौटंकी से जुड़े प्रमुख कलाकार रही। प्रदेश में रंगमंची संबंधी प्रथम पत्रिका भारतीय जननाट्य से संबंधित है। फिर इसके बाद देखते हैं हम प्रमुख नाट्य संस्थाओं के बारे में जिसको एक साथ लिया गया है। भारतीय जननाट्य संघ जो आती है जिसे एकता कहा जाता है आगरा में, भारतीय माधव नाट्य संस्थान गाजीपुर में, साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में, श्री नाट्यम जो आता है वाराणसी में, यायावर जो आता है लखनऊ में, अभिनव ज्योति आता है वाराणसी में, रूपांतर आपका जो आता है वो आपका गोरखपुर में, नेहरू बाल भवन प्रयागराज में, समूहन कला संस्थान जो आता है वो आपका आजमगढ़ में आता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख नाट्य कला केंद्र आते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की कुछ नाट्य पत्रिकाएं जैसे कि रंगमंच 1953 में इसकी स्थापना होती है, प्रकाशित जिले आगरा, छाया नट लखनऊ में, सूत्रधार प्रयागराज में, रंग भारती लखनऊ में, रंगमंच लखनऊ में, यावर लखनऊ में, भरत रंग आता है आपका लखनऊ में और रंग प्रभा गाजीपुर में आपका 1994 में रहता है। ये जो इफ्तार है वह आगरा में 1953-54 में रंगमंच नामक शीर्षक से प्रकाशित की जाती है जो कालांतर में 1956 में अभिनय पत्रिका के नाम से निकलने लगी है। तो इस तरीके से ये पत्रिकाओं के बारे में पूरा ओवरव्यू। त्रैमासिक नाट्य पत्रिका जैसे छायानाट का आरंभ होता है 1976 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के द्वारा और इसमें भारतीय नाट्य अकादमी जो कि लखनऊ में अपनी जयंती समारोह रजत जयंती समारोह पर जो 2000 में मनाई जाती है और भरत रंग अर्धवार्षिक प्रकाशित की जाती है और काल वसुधा 2001 में शाखा बंदोपाध्याय द्वारा रंग प्रभा माध्यम नाटक अकादमी गाजीपुर और लखनऊ में रंग यात्रा नामक नाट्य पत्रिकाएं प्रकाशित की गई। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेलों की ओर तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष 2250 मेलों का आयोजन होता है और इन्हीं मेलों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो जो मेले इंपोर्टेंट हो सभी को याद कर लेना। वैसे इसमें जो दिए गए हैं काफी ज्यादा मेले नहीं उतने हैं, आपको सभी को याद रख लेना। हाँ ये जरूर याद रख लेना है कि सर्वाधिक मेले आपके मथुरा में लगते हैं, सबसे कम पीलीभीत। ये सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होते हैं जिसमें कानपुर में 79, मथुरा में आपके 86 लगते हैं, हमीरपुर में भी 79, झांसी में 78, आगरा में 72, फतेहपुर में 70, सबसे कम आपके पीलीभीत में लगते हैं। तो इस तरीके से मेलों का क्रम। आप चलते उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और संबंधित जिले के बारे में। जैसे कि रामायण मेला जो लगता है आपका अयोध्या चित्रकूट में, परिक्रमा मेला अयोध्या में, रामनवमी मेला अयोध्या में, श्रावण झूला मेला अयोध्या, तो ये अयोध्या के हुए। फिर चलते हैं आगरा में, तो आगरा में कैलाश मेला, बटुकेश्वर मेला यानी कि पशु मेला, रणगढ़ गौर मेला और राम बारात मेला, नवरात्रि मेला आगरा में, ये सब मनाते हैं। फिर चलते हैं मथुरा वृंदावन की ओर जिसमें आता है गुड़िया मेला, फिर आपका कंस मेला जो मथुरा आगरा में, हरिदास जयंती मेला मथुरा वृंदावन में, द्रुपद मेला मथुरा वाराणसी में, झूला या छदेव छठ मेला मथुरा में लगता है। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है, सैयद सलार मेला बहराइच में, सरका मेला मेरठ में और चंडी मेला मेरठ में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में और महावीर मेला आपका लखनऊ में लगता है। और भी मेले आते हैं जैसे कि खारी, ये झल्लू, कार्तिक मेला बिजनौर, फल्गुन मेला रामपुर, गणेश्वर मेला हापुड़, शहीद मेला हापुड़, सरंगी रामपुर मेला जो आता है आपका फर्रुखाबाद, नाम रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, मनकनपुर मेला, कमफिला मेला फर्रुखाबाद, सौरो मेला कासगंज में, खिचड़ी मेला मकर संक्रांति पर गोरखपुर में, शाकंभरी देवी मेला जो लगता है वो आपका सहारनपुर में, नककटैया मेला वाराणसी में और अन्नकूट मेला दोनों वाराणसी में लगते हैं। कादरी पशु मेला आपका बलिया में लगता है। गोविंद साह मेला आपका नगर में, कालिंचर मेला बांदा में, गोला गोकर्णनाथ मेला
लखीमपुर खीरी में बेरिया घाट मेला हरदोई में, देव दीपावली वाराणसी में, कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला अनूप शहर बुलंदशहर में, लखी मेला श्री दाऊजी मेला हाथरस में, मकर संक्रांति या बसंत पंचमी का मेला आपका अयोध्या में, प्रयागराज में कुंभ मेला या माघ मेला, हाई घाट मेला जो आता है शाहजहांपुर में, बाल सुंदरी देवी मेला बुलंदशहर में, विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में और कृष्ण मेला आपका मेरठ संरचना में लगता है। तो इस तरीके से देखे जाए तो ये प्रमुख मेले आपके आते हैं और इन्हीं में से आपके एक क्वेश्चन तो पक्का ही 100% है कि आता है। फिर आते हैं प्रमुख वार्षिक उत्सव के बारे में। तो प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक उत्सवों को आयोजन किया जाता है। कुछ उत्सवों को संक्षिप्त रूप में दिया गया है, कुछ को थोड़ा डिटेल में है, जैसे कि आपके लखनऊ में अवध के परंपरागत संगीत नृत्य वैभव न जाकर नफाक का दर्शन कराया जाता है। वाराणसी उत्सव में इसमें धर्म संस्कृति और ज्ञान विज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जो कि एक पर्यटन उत्सव। सोलाईपुर जो उत्सव है वह हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव है। ताज महोत्सव जो कि प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज नगरी अयोध्या में होता है। त्रिवेणी उत्सव जो कि फरवरी में प्रयागराज में बोट क्लब में होने वाला आयोजित है, जो प्रदेश मिश्र संस्कृति का अवलोकन है। कंपिला उत्सव जो कि फर्रुखाबाद के रामेश्वर मंदिर जैन मंदिरों में आयोजित इस पर्यटन में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अब आते हैं प्रदेश के प्रमुख उत्सव के बारे में, जैसे कि ताज उत्सव आगरा के अंतर्गत आता है आपका ताज रामबारा सुल्तानपुर। झांसी में आपका आयुर्वेदिक महोत्सव, कानपुर में पिठुरगंगा महोत्सव, सैफई इटावा में सैफई महोत्सव, कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में, सरदना महोत्सव मेरठ में, कल्की महोत्सव संभल में, बुद्ध महोत्सव वाराणसी सारनाथ में, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव और गंगा महोत्सव वाराणसी में होता है। मथुरा में यमुना महोत्सव, शिल्प महोत्सव आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा में होता है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, प्रयाग महोत्सव प्रयागराज में, कन्नौज पर्यटनोत्सव कन्नौज में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव प्रयागराज में, कबीर महोत्सव संत कबीर नगर मरखर, लठमार होलिकात्सव मथुरा में, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, आला महोत्सव महोबा में, शोर महोत्सव सोनभद्र में, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, केला महोत्सव कुशीनगर में, बुद्ध महोत्सव आपका कुशीनगर श्रावस्ती में। फिर कुछ और महोत्सव है जिनको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं, जैसे कि आपका लठमार होलिकोत्सव, ये कहाँ पर होता है? ये फाल्गुन के महीने में यानी कि होली के टाइम पर ही बरसाना में होता है, जिस दिन नंदगांव में यह उत्सव आयोजित किया जाता है। इसमें 300 गांवों में लठमार होली खोली जाती है। राजपूत बहुत लगभग इसमें लोग राजपूत पहल के लोग रहते हैं होली के लिए। पिठुर गंगा महोत्सव जो कानपुर के पिठुर में आयोजित होता है। अखिल भारतीय व्यास सम्मान महोत्सव जो कि महर्षि व्यास की जन्मस्थली वाराणसी में प्रतिवर्ष इस महोत्सव का आयोजन होता है। यमुना महोत्सव आपका मथुरा में, कबीर महोत्सव जो कि मगहर में प्रत्येक वर्ष इस उत्सव मेले का आयोजन होता है। इसमें संत कबीर जी के विषय के जीवन दर्शन पर आधिकारिक प्रसारित करने वाले संत कबीर नगर जनपद मगहर में आयोजित किए जाते हैं। तो इस तरीके से आनंद महामहोत्सव जो कि इसका मंदिर लखनऊ द्वारा आयोजित एक वार्षिक भक्ति महोत्सव है, जिसका उद्देश्य भगवान कृष्ण की भक्ति सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है। और यह महोत्सव 23 मार्च 2025 को इस्कॉन मंदिर लखनऊ में आयोजित किया जाता है। अब चलते हैं चलचित्र एवं फिल्म की ओर कि भारत के फिल्म उद्योग यानी कि हिंदी के दर्शकों एवं कलाकारों दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान बना। बॉलीवुड के हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश ही है। फिल्म उद्योग के अनेकों माने जाने वाले कलाकार, जिसमें नौशाद, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, नरगिस दत्त, राज बब्बर आदि उत्तर प्रदेश के निवासी रहे। और ऐसा माना जाता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, जो कि आपके 1931 में बीपी मिश्र जो निर्देशक रहे वो देवरिया की फिल्म ने बालित हुई है, आपके उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। फिर आते हैं हम आगे की ओर कि प्रदेश में लोक भाषाओं यानी कि ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, भोजपुरी में सर्वाधिक फिल्म का निर्माण किया गया है। प्रदेश में नए छवि ग्रहों का निर्माण रचनात्मक उद्देश्यपूर्ण और इनका निर्माण 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना होती। प्रदेश में फिल्म को उद्योग का दर्जा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक गौरवशाली परंपराओं को फिल्मों के माध्यम से प्रचालित तथा फिल्म उद्योग के विकास उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म नीति 1999 में घोषित की जाती। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2001 के अंतर्गत बात करें तो इस विकास परिषद का गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्य में फिल्मों के अर्थपूर्ण विकास एवं फिल्म क्षेत्र में निवेश आकर्षण हेतु रणनीति तैयार करना है। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2001 में संशोधित फिल्म नीति 2011 में 2018 के पश्चात प्रदेश की नई फिल्म नीति 2023 में मार्च 2023 में से लागू किया जाता है। छोटी फिल्म सिटी के रूप में विख्यात नोएडा में एक फिल्म सिटी का निर्माण किया जाता है। कलाकारों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण हेतु IIFT पुणे, सत्यजीत रे फिल्म संस्थान कोलकाता में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण रखते 10 छात्रों को
25-25 हजार रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस नीति में किसी फिल्म की आधी शूटिंग उत्तर प्रदेश में होने पर 1 करोड़ रुपए तथा 2/3 शूटिंग होने पर 2 करोड़ रुपए का अनुदान का प्रावधान है और प्रदेश में निर्मित हिंदी, अंग्रेजी तथा देसी अन्य भाषाओं में फिल्में के लिए कुल लागत 25% अवधि में ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी फिल्मों के लिए लागत 50% छूट देने की व्यवस्था। यदि फिल्म में राज्य के 5 कलाकार होंगे तो 25 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी। समस्त कलाकार उत्तर प्रदेश के होने पर 50 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। राज्य की फिल्मों एवं निर्माण फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के फिल्म विकास निधि की स्थापना की जाती है और प्रदेश में स्टेट फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाती है और फिल्म अभिनेत्री को उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया जाता है और फिल्मों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता संस्कृति का दायित्व करने का फिल्म बंधु का रखना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये फिल्म के क्षेत्र के बारे में पूरी डिटेल। अब हम इनके प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न जो आता है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं। तो बिरजू महाराज आपके कथक से संबंधित हैं, बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई से, अमजद अली खां आपके सरोद से हैं, लेकिन जाकिर हुसैन आपके इससे हारमोनियम से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी गलत है। संगीत शिक्षा हेतु प्रथम संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थापित होता है? भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कहाँ है? जी अभी आपका भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी में। फिर इसमें सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है बिरहा, कजरी, फवारा, रशिया, इनको एक पूरा सीक्वेंस दिया गया है। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो 1, 2, 4, 3 के फॉर्म में ये सही होगा कि इसमें बिरहा आपका भोजपुर से सही होगा, कजरी और अवधि से, फवारा बुंदेली और रशिया आपका ब्रिटिश। तो ये जो आएगा आपका ऑप्शन जी आएगा। नेक्स्ट आते हैं कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ये आते हैं खड़ी बोली। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ पर है स्थित है? आपका प्रयागराज। सितार मिश्रण है, किसका मिश्रण आता है? सितार आपका बीड़ा और तमूरी का। कर्मा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आता है आपका सोनभद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें अलफा, महोबा, रसिया, बरसाना, कजरी, मिर्जापुर, लेकिन बिरहा कन्नौज से संबंधित नहीं। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो प्राचीन वाद्य यंत्र के बारे में बात करें तो ये बीड़ा है। इसमें उस्ताद विलायत खां, फिदा हुसैन नरसी, सितारा देवी, जतिन भट्टाचार्य जी के नाम दिए गए। इसमें बताना है कि आपका कौन सा फॉर्म सही है। तो इसमें आपका उस्ताद विलायत खां जो आते हैं वो सितार से संबंधित है, फिदा हुसैनी नारसी हिंदी रंगमंच से, सितारा देवी आपकी कथक से और जतिन भट्टाचार्य आपके सरोज से। तो इसमें ऑप्शन डी होगा 4, 3, 2, 1 के फॉर्म में। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा आता है आपका ग्वालियर में, ऑप्शन डी होगा। राई लोक नृत्य यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र में फेमस है? तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका फरवरी महीने में। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो ये आती है आपके बनारस घराने से, ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज भाषा है का है? तो ब्रज भाषा के अंतर्गत लोक नृत्य आपका चरकुला नृत्य होता है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो सैयद सलार मेला के बारे में बताना है, जो कि आपका बहराइच में लगता है। निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य सैरा। निम्न में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? लोकगीत कौन सा है? तो ये आता है आपका आल्हा। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो ये वृंदावन में मनाई जाती है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22 नंबर की ओर, जिसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें मेले और उसके स्थान दिए गए। मेले के अंतर्गत दिया गया बटिकेश्वर देवा हरिदास जयंती नौचंडी। तो इस मेले के अंतर्गत मिलाना है तो बटिकेश्वर का मेला कहाँ लगता है? ये आपका आगरा में लगता है। देवा शरीफ या बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में। नौचंडी मेला आपका मेरठ में लगता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी हो। नेक्स्ट आते हैं, जिसमें आपको बताना है कि चरकुला नृत्य प्रमुख लोक नृत्य कहाँ है? ब्रजभूमि का, ऑप्शन बी। निम्न में से उन्हें चिन्हित करना है जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो कथक नृत्य से कौन संबंधित नहीं है? ध्रुवतारा जोशी, ऑप्शन डी होगा। निम्न में से लोक संगीत में दिए गए स्थानों के बारे में बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसमें जो आता है आपका ऑप्शन बी बिरहा कानपुरी आपके संबंधित नहीं है, बल्कि कचरी बनारस से संबंधित है, होली ब्रज से, नौटंकी हाथरस से। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें आप चतुरिया बुंदेलखंड से संबंधित है, धीवर कहार से, नटवरी पूर्वांचल से, लेकिन कर्मा महुआ से संबंधित नहीं।
नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के अंतर्गत कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आएगा ऑप्शन डी कि उसकी बिक्री सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो ये आपका ढोला मारुआ तक। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें आपका चैता बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है, बल्कि ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हो। फिर आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो आपका इसमें चरकुला भी है, रास भी है, गरमा भी है, लेकिन मुरिया यहाँ का लोक नृत्य नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। राई लोक नृत्य के बारे में बताना है। तो राई लोक नृत्य कहाँ का फेमस है? तो ये आएगा आपका बुंदेलखंड का। ये राई लोक नृत्य जो है वो आपका बुंदेलखंड का है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो ये बनता है 2000 में। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो ये आते हैं सिंह नंदन नौटियाल। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुला उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, कब होता है? ये आपका होता है आगरा में। निम्न में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? तो ये आपके मेहंदी में नहीं दिया। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके समय में होता है? तो ये होता है हुमायूं के समय में। नेक्स्ट आते हैं, इसमें सुमेलित करके बताना है। गोविंद साहब कैलाश मेला, सैयद सालार मेला, इसके बाद आता है आपका शाकुंभरी देवी मेला। ये सब आपको मिला के बताना है। तो गोविंद साहब मेला जो है अम्बेडकर नगर में, कैलाश मेला बहराइच में, सैयद सलार मेला जो आगरा में, शाकुंभरी मेला सहारनपुर में। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो वर्षा के समय जो गीत गाया जाता है इसके बारे में बात करें तो एक कजरी आता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जो कि संबंधित है। भीमसेन किससे संबंधित है? किराने घराने से। कथक कलाकार नहीं है। कथक कलाकार कौन से नहीं है? किशन महाराज नहीं आते। नेक्स्ट आता है जिसमें आपको बताना है मेला और आयोजन स्थल दिए गए हैं, जिसमें आपके पशु मेला और ये सब मेले दिए गए हैं। पशु मेला किससे संबंधित है? आपका बटेश्वर से। भूपत मेला जो आता है आपका वाराणसी से। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर से। और माघ मेला प्रयागराज से। तो इस तरीके से ऑप्शन ए। 42वें नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें लोकगीत और क्षेत्र दिए गए हैं। लोकगीत के अंतर्गत आपका बिरहा जो आता है वो आपका पूर्वांचल का है। फिर रसिया आपका ब्रजभूमि का। आल्हा जो आता है बुंदेलखंड का। और कजरी आता है आपका अवध का। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, ये कौन सा आता है? ये आपका उपरोक्त सभी होगा। भातखंडे संगीत संस्थान संस्थानों के बारे में क्रम बताना है। तो इसमें आपका भातखंडे संगीत संस्थान 1926, राष्ट्रीय कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भातखंड नाट्य अकादमी 1975 में आता है। तो इसमें देखा जाए तो सभी एक दूसरे से सुमेलित है, तो ऑप्शन ए हो। नेक्स्ट आता है कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है, इसके बारे में बताना है। तो ये कजरी के लिए है। निम्न में से कौन सा आयोग में सुमेलित नहीं है? इसके बारे में बात करें तो ये बिरहा कन्नौज से संबंधित नहीं है, बल्कि आला महुआ से संबंधित है। बिरजू महाराज कथक से। अमजद अली खां सरोज से। निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? तो उत्तर प्रदेश से संबद्ध आता है आपका आता है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। तो शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन कहाँ होता है? सहारनपुर में। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बोली के बारे में बताना है, जो कि अवधी क्षेत्र में बोलते हैं। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? इसके बारे में बताना है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? आल्हा आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश से। चैता अवध और भोजपुरी से। कचरी आपका रोहिलखंड से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। निम्न में से बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य आपका बड़ैया नृत्य होगा, जो नहीं है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो ये आपकी बरसाना में खेली जाती है। फिर आते हैं कि अयोध्या के किस संगीतकार को शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया जाता है? ये खुशी महाराज है। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। तो रंग बिरंगा मेला जो आता है वो आपका नौचंदी मेला है। किस सूफी संत ने वार्षिक कोर्स पर देवाया बाराबंकी में मेला लगता है? ये आपका वारसली साल। प्रसिद्ध शिकारतार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित है? तो ये आता है आपका इटावा घराना। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन में बड़ा ख्याल का विकास किया? तो ये आता है कव्वाली, ऑप्शन सी होगा। निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चोरा में हुआ था? तो ये आते हैं ऑप्शन सी, पंडित किशन महाराज। निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो ये बरसात में गाया जाने वाला कजरी आता है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये नाट्य शास्त्र को
कहा जाता है। फिर आते हैं हम 61 की ओर, जिसमें आता है निम्न में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है। तो महान विभूति जो आते हैं वो माल गुर्जरी हैं, जो नहीं है। उत्तर प्रदेश के संबंध में बताना है कि पहला कथन कि आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया। दूसरा ताज महोत्सव 2023 प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें आपका पहला जो है वो सही है, क्योंकि ताज महोत्सव आपका आगरा में आयोजित होता है, ना कि लखनऊ में। नेक्स्ट आता है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही होगा। उत्तर प्रदेश में चारकुला नृत्य के बारे में आपको बताना है। क्या है उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य, और इस नृत्य में पर्दा ढकी महिलाएं अपने सिर पर बड़ी बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें आपका दूसरा होगा। ऑप्शन जो दूसरा वाला है वो सही है, पहला वाला गलत है, तो ऑप्शन डी आएगा। उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा आएगा? इसमें आपके दोनों ही कथन असत्य हैं, क्योंकि इसकी स्थापना वाराणसी में 1965 में नहीं होती और ये बनारस में भी स्थित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है, जिसमें आपको बताना है कि सुमेलित करके, जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और शास्त्रीय के बारे में बताना है, तो ये किससे संबंधित है। तो इसके अंतर्गत आपके नाम दिए गए हैं, नाम के साथ साथ आपके स्थान दिए गए हैं। जैसे कि ये आपका इस तरीके से दिया गया है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें ये आपके क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो चलिए मिला के देख लेते हैं। जैसे कि आपका भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। शास्त्रीय कहाँ होता है? असम में। और कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से ये आपका सुमेलित है। तो किस तरीके से सुमेलित हुआ? एक 3 2 4, 1 3 4 2, 1 3 4 2 के फॉर्म में सही हुआ। तो देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। 1 3 4 2 में आपका ऑप्शन ही आए। निम्न में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चे के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने और गाया और प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आता है आपका सोहर, ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सी चरकुला नृत्य की प्रमुख है विशेषता है? तो ये आती है आपकी ऑप्शन डी, कि सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना। उत्तर प्रदेश में आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बट्टिकेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है? तो ये प्राथमिक फोकस आता है आपका बिक्री एवं वस्तु विनिमय के लिए पशुधन। इसके साथ मेला, ऑप्शन डी होगा। भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है? तो ये आएगा आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी होगा। लखनऊ चित्र शैली का विकास अवध के किस नवाब के अंतर्गत किया जाता है? तो ये आते हैं आपके आसद उद दौला, तो ऑप्शन सी होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें आपके जो उत्तर है, उत्तर भी बताए, प्रश्न भी बताया, आपकी पूरी प्रारूपित रूपरेखा भी बताई, पूरा चैप्टर इसमें फिनिश हो। पूरे चैप्टर फिनिश होते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो 10वां चैप्टर होगा। 10वें चैप्टर के अंतर्गत आपको टॉपिक कवर कराए जाएंगे। तो आप सभी इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये नया जो सेशन हमारे द्वारा चलाया गया है आपका आरओ यूट्यूब पीसीएस के लिए, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा, तो उसको जरूर देखें। धन्यवाद, कल मिलते हैं।